जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जनाब, जो फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर है वो लाइट है, लाइट और रेडिएशन। आपको पता है कि जो आपकी सोलर एनर्जी है, अल्टीमेट जो सोर्स इसका सन है, तो इसमें जो सोलर एनर्जी हमने देखी है ये विजिबल लाइट है, ये कुछ नैनोमीटर की होती है, 350 टू 780 नैनोमीटर। बाकी आप देखें इसके कितने रीजन्स हैं, इसमें वो बात करते हैं कि लाइट जो है उसके ये डिफरेंट रीजन वेवलेंथ के हवाले से बनाया कि कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी लाइट है, इंफ्रारेड है, हीट रेज है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट रेडिएशन जो है वो वेवलेंथ के हवाले से इसकी टाइप की गई हैं, ठीक है। तो ये देखें इसके नीचे, तो ज़्यादा जो साइंटिस्ट का फोकस हुआ है वो सिर्फ तीन स्पेक्ट्रम के तीन हिस्सों पे हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो इंफ्रारेड रेज है, उसके बाद विजिबल लाइट है और अल्ट्रावायलेट रेज है। वो इसलिए इकोलॉजी के अंदर इसी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि सोलर लाइट जो है जो हमें विजिबल आती है नज़र, वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इंफ्रारेड कहाँ से निकलती है, ठीक है, और उसके बाद यूवी लाइट किस तरह लाइफ को इफेक्ट करती है। तो पहले इंफ्रारेड को देखते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे बड़ी वेवलेंथ रखती है, विजिबल नहीं होती। तो ये क्या करती है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जमीन से हीट जो निकलती है उसको इंफ्रारेड रेज अब कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को इंक्रीज। तो विजिबल लाइट जो है ये वेव वायर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वेव वायर इसको हम पढ़ते हैं। वेवलेंथ जो है इसमें ये डिफरेंट होती है, ये 390 टू 750 पर उसने दी हुई है ये वैल्यूज। विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इसकी, जो लाइट है ना, आपकी जो सोलर एनर्जी होती है, जो प्लांट्स के हवाले से जब हम बात करेंगे तो उसमें ब्लू, और जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा इफेक्टिव, ठीक है ना। ब्लू लाइट है और ब्लू और रेड लाइट इफेक्टिव होती है कि क्लोरोफिल इनको अब्जॉर्ब करते हैं। ये आगे बढ़ने से पहले यकीनन आपको पता ही होगा कि ग्रीन लाइट जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस में या प्लांट्स में लीस्ट अब्जॉर्बेबल होती है, सबसे कम। तो प्लांट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए प्लांट्स ग्रीन नजर आते हैं। ये याद रखनी बात है, क्योंकि जो चीज अब्जॉर्ब हो जाती है, ये हम गलत बातें हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि प्लांट ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी वो तो विजिबल ही नहीं रहेगी। तो ग्रीन लाइट प्लांट्स में लीस्ट अब्जॉर्ब होती है और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, आगे फिर ये चला गया इस पे अल्ट्रावायलेट रेज भी। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये आइनोस्फीयर में ज़्यादा होती हैं। ये क्या कॉज करती हैं, ये म्यूटेशन कॉज करती हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। तो ये रिसेप्टर ऑफ द एनिमल, तब हम थोड़ा सा इकोलॉजी की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि लाइट को एनिमल जो है वो उनकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। जो छोटे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ये ओसिलाई वगैरह, जिस तरह मॉस्किटो है आपके, कंपाउंड आइज, ठीक है, इनके अंदर ये इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो बाकी जो दूसरे प्राइमेट्स हैं, ये जो तस्वीर में लिखा है प्राइमेट्स कैन डिस्टिंग बिटवीन द कलर्स। प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, मंकी है, ह्यूमन है। तो बाकी ये जो दूसरे एनिमल्स हैं ये कलर्स को इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। तो ये वो उसने जनरल बातें बताई हैं इसके हवाले से। अब ये जो इन्वायरमेंट के हवाले से हम बात है वो ये है लाइट वेरिएशन इन द इन्वायरमेंट, इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो लाइट जो है, कहते हैं हर जगह पर कांस्टेंट लाइट नहीं जा रही। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एयर एंड वाटर इज इम्पोर्टेंट इन द लाइट। जिस दिन आपको पता क्लाउडी होता है उस दिन लाइट कम होती है, ठीक है। तो ये बात आपने लिखनी है कि लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस वेरी विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिग्री ऑफ एल्टीट्यूड, ये सारी चीजें, सीजन, टाइम, अमाउंट ऑफ ड्रॉप, डिस्पर्स, ये इसलिए कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। ये मैंने जब आपको फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे वो प्लांट जिनको रोशनी ज़्यादा मिल रही होती है, ये इसके कंपेयर में जो हमने प्लांट्स अंदर कमरों में रखे होते हैं या शेडी एरिया में होते हैं, उनकी ग्रोथ कम होती है। इसका मतलब है कि उनको लाइट कम ऑब्जॉर्व करने का मौका मिलता है। जिसके ऊपर डायरेक्ट सोलर लाइट आ रही होती है उसके पास लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका फोटोसेंसिस पीरियड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एलिमिनेशन or the intensity of the daylight greatly diminishes by the moisture, cloud, dust in the environment. आप देखें ना, ये जब बहुत ज़्यादा ये एयर पोल्यूशन का सिलसिला बनता है, ये जो आपकी फोग बन जाती है, स्मोक वगैरह, उसमें भी तो वो एयर में जाकर बारिश के बाद जब इन्वायरमेंट साफ होगी तो डस्ट की वजह से भी सोलर सनलाइट है वो कम पड़ती है। स्टीपी एरिया तो उस पर भी ये देखें, देयर विल बी नो लाइट ऑन द साइड ऑफ द स्लोप, एल्यूमिनेशन इज मेजर्ड इन द लक्स। ये भी आपने लिखा, लक्स जो है ना, ये इसकी एक यूनिट उन्होंने बनाई। ये फुट कैंडल, 1 foot candle is 10.7 lux and 1 lux is equal to 1 lumen। ये छोटी यूनिट है, लक्स बड़ी यूनिट, ठीक हो गया।
कितनी रोशनी आपकी ज़मीन पे आ रही है। तो ये इसकी यूनिट आ गई इसमें। द लाइट विच एंटर द इक्वेटिक मीडिया, अब देखें ना इक्वेटिक मीडिया में आपने वो पूरा मैरीन इकोसिस्टम भी पढ़ लिया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी पढ़ लिया, उस पर ये दोबारा बात करने लगा कि डेप्थ के साथ साथ लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। अब देखें यहाँ से हम डायरेक्ट मेन पॉइंट पे चलते हैं। ये the violet and ultraviolet rays penetrate beyond the 100 meters and no light ray penetrate beyond 200 meters. Depending upon the penetration of the light, oceans are divided into three zones. Euphotic. Euphotic 50 मीटर तक है, जहाँ पे ये अपर जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर पानी मैक्सिमम जिसमें सोलर लाइट जा रही है वाटर के साथ, जबकि डिस्फोटिक जो है वो 80 से 200 मीटर तक है, और एफोटिक है। एफोटिक जो है वो तो एफोटिक ए मीन विदाउट, ठीक है, उसमें तो कोई लाइट जाएगी नहीं, इसीलिए ओशन में डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ, यानी उसमें जो बायोटा है वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। लॉ ऑफ टॉलरेंस पे पहले बात की थी ना, वो ज़्यादा रोशनी में रहना चाहते हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कम में रहना चाहते हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वो आपको कहना चाह रहा है, क्योंकि हमने भी देखा कि आपकी जो विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर है। अब कहते हैं रेड और ब्लू ग्रीन एलगी जो है, यूज द पिगमेंट फाइटोसाइनिन एंड फोटोएरिथ्रिन for the photosynthesis. Each plant perform optimum photosynthesis in the complementary colors, यानी इसको ग्रीन पिगमेंट फॉर द रेड रेज, नॉन ब्राउन पिगमेंट भी चाहिए। इन पिगमेंट्स के लिए ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, आपने पढ़ा फिजियोलॉजी में, पिगमेंट्स लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे तो सोलर एनर्जी ट्रैप होगी, तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक हो गया। आगे जनाब ये देखें इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्लांट्स, तो प्लांट को भी उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट फैक्टर, इकोलॉजिस्ट हैव डिफरेंशिएटेड द प्लांट, इसको शेड लिविंग प्लांट या सोशियोफाइट और फोटोफोबिक प्लांट व्हिच इज बेस्ट ग्रोथ अंडर द लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि हेलियोफाइट्स जो हैं या फोटोफाइलस जो हैं ये फुल लाइट में ग्रो करते हैं। समझ आ रही है? तो ये उनकी एक वो समझिए कुछ, अब उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लो लाइट, और इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर हाई लाइट। अगर ये लो लाइट से उनको लाइट ज़्यादा देंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी, और इनको अगर ये जो फोटोफाइलस हैं इनको अगर आप ज़्यादा लाइट से कम लाइट देंगे तो इनके लिए वो लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये वेरी करता है हर ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। ये अब डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन द प्लांट, तो बात वैसे पीछे हो चुकी है ये वाली कि इट इज़ एसेंशियल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो प्लांट्स जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए हम इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये वाटर कार्बोहाइड्रेट वगैरह को भी करते हैं, बनाते हैं इसमें। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है इनका रॉ मटेरियल होता है। तो ये आपने खुद पढ़ लेना पैराग्राफ, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं लिखी हुई। अब देख सकते हैं अगले, आप देखें जरा फोटो पीरियड के हवाले से बात है कि शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट आपके सर्दियों वाले होते हैं जिनको डे लाइट कम चाहिए। अब इनको ड्यूरेशन चाहिए, लेट्स सपोज देखो से निकल लेस देन 12 आवर, ये वैसे इनको 8 से 9 घंटे का ड्यूरेशन चाहिए। ये नाइकोशियाना टबैकम है, ठीक है, जिनको देश तरह के सारे लिखे हुए, क्या नाम है, स्टैटिवा है, तो इनको कम लाइट चाहिए, लेकिन अगर हम इनको ज़्यादा लाइट दे देंगे तो ये डेड हो जाएंगे। इस तरह लॉन्ग डे प्लांट है जो आपके गर्मियों वाले होते हैं, जिस तरह ये कैरेट लिखा हुआ है, एक अनियन लिखा हुआ है, बीन प्लांट लिखे हुए हैं, ओट लिखा हुआ है, ये उसके बाद यानी इनको अगर कम लाइट आप देंगे तो फिर ये देखें इनका ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर। और डे न्यूट्रल प्लांट जो है जैसे आपका कम्बर होता है, पोटैटो होता है, ये इसीलिए आपको ये जो टमाटर और खीरा जो है ये 12 महीने अवेलेबल होता है। इसकी वजह यही होती है कि ये डे न्यूट्रल है, इसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो फोटोपैरेटिज्म क्या है, इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। ये इनका डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट इफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये फिजियोलॉजी में चला गया दूसरी तरफ से, तो प्लांट्स के हवाले से सारी बातें हो रही है। ऑल दीज रन इफेक्ट इज द ट्रांसपिरेशन व्हिच इन टर्न इफेक्ट द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लाइट इफेक्ट द रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने इसमें कोड कर लेनी है। ये प्लांट्स के हवाले से बातें होगी। आगे एनिमल्स को भी इसी तरह से उसने डिवाइड किया, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द एनिमल। जी, तो अगर लाइट जब देखें ना, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वो मटेरियल होता है जो सेल के इनसाइड होता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
ठीक है ना। तो ये अगर ये देखिए ना, अगर सोलर लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो पहले भी हमने बात की थी, म्यूटेशन वगैरह होने के चांसेस। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, आपको पता करते हैं पेट में दर्द धूप में बैठ जाए आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल यहाँ भी उसने यही लिखी है कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन एक लिमिट है कुछ तक। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन पिगमेंटेशन। जो बंदा धूप में ज़्यादा रहता है वो काला हो जाता है, सीधी सी बात। तो वो उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं उनका कलर जो है वो, ये देखें ना, स्किन पिगमेंट सिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट। तो जितना वो एक्सपोज होगा सोलर एनर्जी से उतने इसके पिगमेंट एडिनोसिन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट होते हैं सेल, आपके स्किन सेल, उनमें ज़्यादा ना वो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, बंदे का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। ये एनिमल के मूवमेंट के हवाले से है कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ लाइट ऑन द मूवमेंट ऑफ द एनिमल, ओरिएंटेड लोकोमोटरी मूवमेंट है कुछ में। ये अयुग्लिना अब वो आपको बता रहे हैं, ये अयुग्लिना जो है ये आपके प्रोटिस्ट में आता है। तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक है, यानी रोशनी की तरफ जाता है। फोटोट्रॉपिज्म है, ये दोबारा उसको बता रहा है। velocity of the speed of the movement of the certain animal, it has been observed that ये photokinesis है, kelokinesis। photokinesis नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। फोटो क्या है जी इसमें, द वेलोसिटी, it has been observed that the animal when responding the light reduces their velocity of movement, these movement which are non directional और photokinesis। फिर photokinesis को दो उसने इसमें डिवाइड किया है कि इट में भी चेंज इन द लीनियर वेलोसिटी, तो उसको लीनियर काइनेसिस कहेगा सीधा। और अगर वो टर्निंग है तो काइनोकाइनेसिस, क्लाइनोकाइनेसिस, टर्न क्लाइनो को कहते हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये एनिमल्स के हवाले से। सिलेस्टियल ओरिएंटेशन क्या होती है, इसको कहते हैं सिलेस्टियल ट्यूज, ये जो चांद सितारों से देख के चलना। ठीक है ना, सन कंपास को यूज करना, जो कुछ एनिमल्स ओरिएंटेशन ड्यू टू द सन कंपास, उसको सिलेस्टियल ट्यूज कहते हैं। ठीक हो, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि जनाब एनिमल्स क्या करते हैं, आपको देखा कुछ एनिमल जो जब इनकी जर्नी होती है तो ये दिन और रात को मूव करते रहते हैं। जिस तरह देखें ना, जहाज आपका उड़ता है आसमानों पर, तो उनके पास क्या होता है, वो पूरा एक गूगल मैप उनके जहाज में लगा होता है, उनको वो डायरेक्शन देते हैं आपने इस तरफ से जाना है और इस तरफ से जाना है। और प्लांट्स हैं उनके पास, तो बर्ड्स के पास ऐसा कौन सा गूगल मैप है जिससे वो जनाब मूव करके तो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ये बढ़िया है बात है। एलिज्मक is the angle between a fixed line on the earth surface and the projection of the sun direction। ये माय डियर, ये उसको देखकर उसके सन के साथ ये एंगल बना लेते हैं, इससे ये मूव करते हैं। Such celestial orientation is observed in the fishes, spider, ants, mostly birds में ये समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोरिदम्स हैं, ये वैसे हमें बिहेवियर में भी डिस्कस करना है। रिदम का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटी एट रेगुलर इंटरवल। रिदम उसी को कहते हैं ना, रेगुलर इंटरवल के बाद किसी चीज का रिपीट होना रिदम कहना। अब वो रिदम किसी भी चीज का है, ये फोटोग्राफिज्म भी एक रिदम है, इतनी रोशनी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए। कुछ रिदम 24 घंटे के होते हैं, सर्कैनुअल रिदम, डायरनल रिदम्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ने हैं रिदम्स के हवाले से बात है। क्योंकि जितनी भी एनिमल्स की एक्टिविटीज जो है ना, उनकी बॉडी में इसकी वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से रिदम में चेंज आता है। अब असल में मैं बताना आपको ये चाहता हूँ। Now it is believed that all the animal and so plants possessing the internal and automated clock that control the rhythm and the behavior। उनकी बॉडी में इंटरनल क्लॉक होती है which help the internal stimulus। The clock entrained यानी by the external stimulus called the Z-verbs सच एज डे लेंथ। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये डे लेंथ है, ल्यूनर फेजेस हैं, टाइड्स हैं, टेम्परेचर हैं, ह्यूमिडिटीज हैं, इन सब की वजह से उनकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आती हैं। ठीक है ना, हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो उनमें ये आती है, मूवमेंट आती है, उनकी एक्टिविटीज होती है। ये आपने पढ़ना है खुद जी। अब जैसे कैनुअल रिदमियोसिस में रिदम को बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें दिया हुआ है, इसको आपने ना वो स्किम करना है, यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं देनी है, बस एग्जांपल दे दीजिएगा। और ये सिरकैनुअल रिदम्स हैं, ये सीजनल होते हैं। देखो ना, मोस्ट बर्ड एट द हाइट ऑफ द ब्रीडिंग सीजन, जैसे अब गर्मियाँ आती हैं इनके गोनेड्स डेवलप हो जाते हैं। जब इनके गोनेड्स डेवलप होते हैं तो अब वो जो गर्मी है, वो टेम्परेचर जो है वो लाइट जो है इनके गोनेड्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये गोनेड जब डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये ब्रीडिंग के लिए मूव करते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है उनके
इंटरनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी आगे ये बायोरिदम वगैरह मैं आपको उस बिहेवियर में सारा पढ़ा दूंगा डिटेल में। ठीक है, ये आपका लाइट का सारा टेम्परेचर, ये देखें ना वो मेलाटोनिन फैक्टर आपका टेम्परेचर के उसके स्किन कलर के हवाले से मेरे ये मैं उधर आपको सारा बता दूंगा। बिहेवियर में आपका ये टॉपिक रहता है। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन रिप्रोडक्शन, वही बर्ड वाली बात होगी, ब्रीडिंग एक्टिविटी इनकी प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने इसको रीड कर लेना। ये आपका पहला लिमिटिंग फैक्टर लाइट है, उसके बाद दूसरा लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर। वंस अगेन वही बातें होंगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम। तो टेम्परेचर जो है ये आपको पता है ये हीट प्रोवाइड करने वाला हिस्सा है जी। तो उसकी वजह से टेम्परेचर ये नेचर ऑफ टेम्परेचर, हीट बजट, द टेम्परेचर at the earth surface is governed by the brightness of the sun। सारी बात है जितना अब सर्दियों में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो आपको पता है रेज जो है सीधी नहीं आती, तो टेम्परेचर डाउन होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर गर्मी में ज़्यादा होता है, इसकी क्या वजूहत है यही जी। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। हाँ, ये जो आपने वो वर्ड मैप में जब आपने पढ़ा था पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, तो वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को जाहिर करता है। जो पोलर रीजन है आपके वो देखें ना, ये the minimum temperature in the sea is -3 degrees Celsius, while in the fresh water never goes to 0 degrees Celsius. And maximum temperature on the ocean is 36, and the shallow pools of the tide pools have the temperature। ये फ्लक्चुएशन विद इन द सेम बॉडी भी होती है। इस तरह आपने वो उसमें पढ़ा था ना मैरीन इकोसिस्टम में, या हमने वो रोटेशन ऑफ टेम्परेचर जोन इन लेक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ये उस पर अब बात करने लगे, ये भी आपने पढ़ा हुआ सारा टेम्परेचर जोन को देखे ना हमने, वो थर्मोक्लाइन, हाइपोक्लाइन, तीन तरह की लेयर्स पढ़ी थी, एपिक्लाइन, पता नहीं अब आपको याद है कि एपिक्लाइन, थर्मोक्लाइन और हाइपोक्लाइन। ये भी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स, उसमें मैंने ये आपने खुद रिपीट करना है। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, ये थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन लिखा, जिसमें टेम्परेचर जो है ना वो वेरी करता है वर्टिकली, यानी ऊपर टेम्परेचर कुछ होता है, नीचे कुछ होता है और बॉटम पे कुछ होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लें। एपिलेनियन जो है 21 डिग्री सेल्सियस, थर्मो में 9 है, हाइपो में 8 और 5 है। ये भी सीजनल टेम्परेचर चेंज होता है। ये वहाँ से आप कोड करेंगे, ये लिखा हुआ है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। वहाँ पे आपने पढ़ना, ये वो जो साबर अली की बुक थी उसमें से हम डिस्कस किया। अगर जनाब रेंज ऑफ टॉलरेंस है, ये दोबारा वही बात, ये मेन बातें हमें लिखनी है आपकी इकोलॉजी कैसे, तो कौन सा एनिमल कितना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये द ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल विच कैन टॉलरेट द हाई फ्लक्चुएशन कॉल्ड यूथर्मल ऑर्गेनिज्म, जो टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है ना जी, द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट ओनली द स्मॉल वेरिएशन इन द टेम्परेचर कॉल्ड स्टीनोथर्मल। तो उनमें जिनमें ये स्टीनोथर्मल में फिशेज वगैरह आ जाएंगे, तो नेसेसिटी टू स्टार्ट द सर्टेन टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर की बेस पर पाइकिलोथर्म्स हैं, होम्योथर्म्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और किलोथर्म्स जो है वो कूल ब्लडेड एनिमल्स को कहते हैं, ठीक है ना, और होम्योथर्म्स जो है ये वार्म ब्लडेड को कहते हैं, ये एक्टोथर्म भी होते हैं। तो ये इसलिए इनको कहते हैं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। तो ये आपने इसको पढ़ना है सारे को। हाइबरनेशन वगैरह फिर ये करेंगे अपनी जिंदा रहने के लिए, क्या स्ट्रेटजी। तो होम्योथर्म्स जो होते हैं इनको हम एंडोथर्मिक एनिमल भी कहते हैं। क्या मतलब है एंडोथर्मिक का, कि ये अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। इनकी बॉडी में ये मैकेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी में ये देखें ना, ब्रेन हाइपोथैलेमस जो है ये टेम्परेचर रेगुलेटर इनके अंदर मैकेनिज्म लगा होता है। इसके अलावा इनके अंदर ये इंसुलेशन का मैकेनिज्म होता है, इंसुलेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट है। ये आप पॉइंट्स बनाएंगे इसके, तो ये जो पानी में रहते हैं इनमें ब्लबर होती है, ब्लबर ब्लबर ब्राउन फैट को कहते हैं। इतना ठंडा पानी होता है, बर्फानी पानी, उसमें एनिमल किस तरह से जिंदा रह सकते हैं। होम्योथर्म्स एनिमल लिविंग इन अ हॉट एनवायरनमेंट। अब वार्म ब्लड हॉट एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं, उनकी बॉडी में स्वेटिंग स्वेटिंग मेन रोल प्ले करती है। ये जो स्वेटिंग होती है ये बॉडी से हीट को लॉस करती है, ये कूलिंग इफेक्ट देती है। ठीक है ना, टेम्परेचर को, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। कुछ एनिमल हेट्रोथर्मिक एनिमल्स है, ठीक है ना। हेट्रोथर्म क्या करते हैं, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं लेकिन एक कांस्टेंट रेंज में नहीं रख सकते। दोबारा सुन लें, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं लेकिन एक नैरो लिमिट में नहीं रख सकते। मसलन अब हम लोग हैं, हम होम्योथर्म्स है ना,
तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे रखा होगा। तो ये इसमें ये हमिंग बर्ड की एग्जांपल है, ठीक है ना। नॉकटर्नल ड्रॉप इन टेम्परेचर, जब खाता रहता है हमिंग बर्ड तो ये एक्टिव रहता है, जैसे खाना छोड़ देगा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसके अलावा 3 कैटेगरीज और करती हैं हीट टॉलरेंस के वजह से, मेगाथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और मीसोथर्म्स। मेगाथर्म प्लांट अकर इन द वार्म हैबिटेट या वार्म टेम्परेचर डेजर्ट, माइक्रोथर्म प्लांट कूल में, माइक्रो जो थोड़ा गर्मी को बर्दाश्त करता है, मीजो जो दरमियाना करता है, ठीक है ना। उसके बाद इकिस्टोथर्म्स हैं, इकिस्टोथर्म्स इंक्लूड अल्पाइन वेजिटेशन जो कि लो टेम्परेचर पर है। ये आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। आगे फैक्टर वेरिएशन अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेज। अब टेम्परेचर की वजह से द रिस्पॉन्सेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड सच एज थर्मल हिस्ट्री, जेनेटिक डिफरेंसेस, हाइट, साइज, स्टेजेस इन द लाइफ, सेक्स, मोर्टेलिटी, पैरासाइटिज्म एंड हार्मोन, यानी ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एनिमल टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं। जनरली एनिमल found in the warm environment can withstand the higher temperature than the animals from the colder regions, ठीक है। नंबर 2, the thermal resistance in a species may be closely identified as a genetic composition। कुछ ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एग्जांपल आपने इसमें देखा। नंबर 3 पॉइंट इसमें देखें, सम एनिमल रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनटेक ऑफ फूड एंड रेजिस्टेंस टू थर्मल स्ट्रेस हैज बीन demonstrated। नंबर 4, द साइज ऑफ एनिमल, एनिमल छोटा है कि बड़ा है, जाहिर बात है वो जितना बड़ा होगा उतने इसमें से हीट ज़्यादा निकलेगी। उसकी स्किन कैसी है वो होगा। ये 5-6 फैक्टर अपने। मैनी स्पीशीज हैव एक्सटर्नली कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, अब उसकी स्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी हीट इस तरह से चेंज होती है। फीमेल सेक्स फाउंड टू बी मोर टॉलरेंट देन द मेल टू द टेम्परेचर, ठीक है ना। among the certain invertebrates such as the crabs, molting adverse effect on the uterus। ये बार आपने स्टूडेंट्स पढ़ लेना है। उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट इन सेल्फ इफेक्ट होगा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा था कि तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो एंजाइम डीनेचर होगा, ठीक है, यही इसके मेटाबॉलिज्म। और रिप्रोडक्शन पे होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था लाइट में भी एक गोनेटल डेवलपमेंट होती है गेमेटोजेनेसिस। एक बायोलॉजिकल बात आपको बता दूं, एशिया की जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसमें साइंटिस्ट का जो एक परसेप्शन है वो ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा उससे गोनेटल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, सेक्स ड्राइव ज़्यादा है। टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट द फेकंडिटी ऑफ एनिमल। फेकंडिटी क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, वही बात होती है, ठीक। तो ये एनिमल की एग्जांपल लिखी हुई है आपने बीच में। सेक्स रेशियो पे है, टेम्परेचर ऑन दी ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, ये पढ़ लें। Speed and success of the phycillotherms in general, complete development of the egg larvae more rapidly in the warm time। यानी टेम्परेचर जो है ना ये रिप्रोडक्शन को ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। टेम्परेचर एंड कलरेशन, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। मॉर्फोलॉजी है, टेम्परेचर एंड ये साइक्लोमॉर्फोसिस, ये पढ़ लें। It manifests remarkable phenomena cyclomorphosis exhibited by the certain animals। These crustaceans show the striking variation in the size of their head projection between winter and summer। Helmet development on the Daphnia, Daphnia ये एनिमल है, ये छोटा सा प्रोटिस्ट, ठीक है। हेड इज इन द स्प्रिंग, ये जल्दी स्प्रिंग और डेवलप हो इसका साइज बढ़ जाता है, जबकि दूसरे मौसम में ये। तो आगे टेम्परेचर इन एनिमल बिहेवियर है, ठीक है, ये आपके लिमिटिंग फैक्टर में सवाल आ सकते हैं जी, आपने पढ़ने हैं। टेम्परेचर का लिमिटिंग फैक्टर जो है ये एनिमल बिहेवियर पे इसका इफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंसेस इन द टेम्परेट वाटर इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑन द बिहेवियर ऑफ द वुड बोरर इज परफॉर्म, उनका टेम्परेचर जो ज़्यादा होता है। इन द विंटर मोथ इन द जनरल, ये बार आपने रीड कर लेना। इसमें ये देखें ना, टिक्स, ये इंसेक्ट्स लोकेट इन द वार्म ब्लड होस्ट, गर्म खून पीना पसंद करते हैं, चिड़ियाँ जिन्हें आप कहते हैं, ये जितने भी हमारे घरों में एनिमल होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। अगर टेम्परेचर ऑन द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है, जारी बात है, पहले हमने बात कर ली, कोई ठंडे इलाके में रहता है, कोई गर्म में रहता है, ठीक है। टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है या विद इन सेम वाटर बॉडी वो डिफरेंट एरिया में वो रहते हैं।
थर्मल अडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है, ये फिजियोलॉजी है सारी, आपने बीएससी में भी ये सारा पढ़ा हुआ है। ये उसको गर्मी लग रही है तो ये इसने बिल बना के इधर छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज, ये थर्मो रेगुलेशन स्ट्रेटजी ठीक, थर्मो माइग्रेशन है। लेकिन एनिमल डॉर्मेंसी करते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन आपने पढ़ रखा है, हाइबरनेशन सर्दियों में होती है, एस्टिवेशन गर्मियों में होती है। थर्मल माइग्रेशन है, ये जनाब आपने ध्यान से इसको पढ़ लेना है। आगे फिर ये प्रेसिपिटेशन जो है ना ये वाटर में है,